मैं पहले आभार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और मेरी प्रशंसा भी की। वैसे जो ब्लूप्रिंट हमने नरसिम्हा राव को दी थी, ये पहले मैंने कितने साल 1970-72 में मैंने जनसंघ के अधिवेशन में एक स्वदेशी योजना मैंने रिपोर्ट तैयार की थी। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उसको स्वीकार किया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको पार्लियामेंट में पेश किया और पार्लियामेंट में पेश करने के बाद इंदिरा गांधी उसको पढ़कर चिढ़ गई और उसने मुझे तो उस समय कोई नहीं जानता था, मैं हार्वर्ड से नया नया आया हुआ था और जनसंघ में उस समय एक इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए ज़रूरत थी। तो श्री गुरु जी और संघ के और जनसंघ के नेतागण ने मुझे ये कहा था कि इसको तैयार करनी चाहिए और उसी में जो बातें मैंने कही थी वो लगभग जब हम कॉमर्स मिनिस्टर बने 1990 में एक संकट काल में, तो उसी को मैंने अपडेट करके मैंने लागू करने के लिए हमारे जो चंद्रशेखर की गवर्नमेंट की कैबिनेट में ये 11 मार्च 1999 में ये अडॉप्ट हुआ था, परंतु 12 मार्च 1991 में हमारी सरकार गिर गई, तो इसको हम क्रियान्वित नहीं कर सके। और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जब बने तो वो मेरे बहुत पुराने मित्र थे और उस समय बड़ी बीमार भी थे क्योंकि 3-4 हार्ट अटैक्स हो गई थी। तो वो मुझे बुलाए और कहा कि तुमने जो ये पेश किया इसका कॉपी मुझे दो, इतना ही कहा। मैं उस समय सोच रहा था ये व्यक्ति को तो बनाया गया था उस समय क्योंकि कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले प्रस्ताव आया था, परंतु परिवार के लोगों ने उनको सोचा कि ये अनुभवहीन है और थोड़ा पहले पार्टी को तोड़ करके कांग्रेस का मेजॉरिटी बना लेंगे, उसके बाद इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। उस तक कोई बीमार आदमी को जो बहुत दिन रहने वाला नहीं है उसको प्रधानमंत्री बना दें और इसीलिए नरसिम्हा राव को बनाया था। परंतु खेद की बात थी उनके लिए कि नरसिम्हा राव का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन सुधरने लगा और उन्होंने ये प्रोग्राम को क्रियान्वित किया। जो मूल बात थी कि डीरेगुलेशन से शुरू करें और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई थी वो ज़्यादातर डीरेगुलेशन हुई है, वो पर्याप्त नहीं है, वो एक हद तक ले जाएगी। और आज जो मैं बताने वाला हूँ वो इकोनॉमिक विज़न, जो नितिन गडकरी की विज़न कमेटी की एक दस्तावेज़ निकलने वाली है इस हफ्ते, जिस पर पार्टी के अंदर चर्चा होकर फिर तय होगा कि उसको अडॉप्ट करना है कि नहीं, उसकी यह हिस्सा है। मनमोहन सिंह के बारे कई बातें कही जाती है। जब चंद्रशेखर की सरकार बनी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई इकोनॉमिक एडवाइज़र की ज़रूरत है, कोई आप नाम सुझा सकते हैं। मैंने कहा आप क्या लुक देख रहे हैं? मैं ऐसा इकोनॉमिस्ट देख रहा हूँ कि जिसको मैं हुक्म दूंगा तो मान लेगा। तो मैंने कहा दुनिया में ऐसे ही एक इकोनॉमिस्ट है, उसका नाम है मनमोहन सिंह। और फिर हम मनमोहन सिंह को ढूंढे तो वो देश छोड़कर चले गया था, जिनीवा में था। तो मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया और इकोनॉमिक एडवाइज़र बने। उन्होंने एक शर्त रखा कि मैं कॉमर्स का सेक्रेटरी, मैं कॉमर्स मिनिस्टर भी था, कॉमर्स सेक्रेटरी मोंटेक सिंह को बनाना चाहिए। मैंने मोंटेक सिंह को बनाया, तो तीनों बैठ करके इसको तय किया और जो भी मैं कहता था उसको ड्राफ्टिंग में दोनों बहुत तेज़ थे और उन्होंने अच्छे ड्राफ्ट तैयार की और उसको नरसिम्हा राव ने क्रियान्वित करने के लिए, यानी उनकी जो राजनीतिक शक्ति उन्होंने यूज़ की, सूझबूझ, इसीलिए ज़्यादा ब्लूप्रिंट तो कोई भी तैयार कर सकता है, लेकिन जो राजनीतिक सूझबूझ चाहिए, जो जोखिम लेने की साहस चाहिए,
वो नरसिम्हा राव के पास था। तो इसीलिए नरसिम्हा राव को ही क्रेडिट जाना चाहिए, मुझे क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं आगे हिम्मत करते हैं। यानी ये जो सिंहासन है प्राइम मिनिस्टर का इतनी ताकतवर है, शक्तिशाली है, क्यों नहीं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म कर पाए। अब देखिए, शक्ति जो होती है उसके लिए मंशा भी चाहिए। शक्ति पर्याप्त नहीं है जब तक मंशा नहीं है। अब एक सर्कस में जाएंगे तो पिंजड़े के अंदर 5 सिंह होंगे, उसको बड़े अच्छे खाना वाना देने के कारण बड़े तगड़े होंगे, और इस पिंजड़े के अंदर आएगा एक दुबला पतला रिंग मास्टर, और वो पिंजड़े का दरवाज़ा बंद करेगा और फिर हुक्म देगा ये 5 सिंहों की ऊपर चढ़ो, तो सब ऊपर चढ़ेंगे। फिर वो कहेगा मुंह खोलो, सब मुंह खोलेंगे, फिर अपना उस गर्दन उसके एक एक के मुंह के अंदर रखेगा। तो ये सोचने की बात है कि ये सिंह क्यों आज्ञा मांगते हैं। ये इसको टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब छोटे से हैं इन सिंह को तैयार की जाती है कि हुक्म माने। तो मनमोहन सिंह भी सर्कस सिंह है, उसको उससे अपेक्षा करना कि वो सिंहासन में बैठने के बाद बदल जाएगा, ये ठीक नहीं है। उसकी तो अब लेगेसी तो एक ही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, क्योंकि इस्तीफ़ा देते तो एक बुद्धू बन जाता प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए उनको तो कम से कम रोका, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं आज आपको शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ कि जो टॉपिक दी गई है उसकी विश्लेषण करने के बाद हमें तय करना है कि ये जो सारा गड़बड़ी है हमारे देश में आज अर्थ प्रणाली में, वो एक सिम्टम है या वो एक बीमारी है। माने जोर हो, माने टेम्परेचर हो, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक सिम्टम है बीमारी की। तो आज सब कहते हैं इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी बातें जो कहते हैं, ज़्यादातर ये सिम्टम है। जो प्रणाली के अंदर बीमारी है उसको पहचानना चाहिए, और जब तक उसको ठीक नहीं करोगे कुछ नहीं ठीक हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये बीमारी की अध्ययन किया, और मैंने देखा कि इसके 3 अवधि में, एक ज़माने में जो हिंदुस्तान दुनिया के सबसे विकसित देश थी, और ये तो अब डॉक्यूमेंट भी हो गई है कि हमारे GDP 1000 AD में चाइना से ज़्यादा था, पर कैपिटा इनकम दुनिया के सबसे ज़्यादा था, और धीरे धीरे हम घटते घटते 1947 में दुनिया के सबसे गरीब देश बने। अब बाहर से लोग आए, लूटे, ये इससे हमारी देश की विनाश नहीं हुआ, यानी अर्थ प्रणाली का विनाश नहीं हुआ। जो अंग्रेज़ों ने किया वो उसकी जो जड़ में आज भी बीमारी है, यानी एक एक शरीर के एक एक कोने में, हमारी अर्थ प्रणाली की शरीर के कोने कोने में बीमारी है, उसका हमें पहचानना चाहिए। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1857 में जब हमारी स्वाधीनता की पहली संग्राम हुई, उसमें उन्होंने देखा कि ये जो किसान हैं ये रानी झांसी और अन्य लोगों के साथ दे रहे हैं। और 1857 सिर्फ उत्तर भारत में नहीं हुआ, तमिलनाडु में भी, वेल्लोर में, शुरुआत तो एक प्रकार से वेल्लोर में हुआ था। तो सारे देश में विद्रोह हुआ था और उसमें किसानों ने साथ दिया। तो किसानों का कमर तोड़ने के लिए उन्होंने 1857 की जो विद्रोह है उसको समाप्त करने के बाद, पराजय, हमारी राष्ट्रवादी शक्तियों को पराजय करने के बाद उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम शुरू की थी।
जमींदारी सिस्टम में जमींदार किसको बनाया? दुनिया भर के जो देश भर के जो क्रिमिनल्स थे उनको बनाया, उनको अधिकार दिया और कहा कि जितना साधन तुम्हें इनसे लेना है किसानों से ले सकते हो, परंतु हमें हमारी खर्चा के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट विदाउट फेल देना है, नहीं तो तुम जमींदार नहीं रहोगे। तो इनको जब ये खुला छूट दिया, इन्होंने तो यानी सारा किसानों की जो हाल की, उसमें उनको बंधुआ मजदूर बनना पड़ा, किसी को आत्महत्या करना पड़ा और धीरे धीरे हमारी जो कृषि है वो घटते गई। उसकी रेट, उसकी यील्ड पर एकड़ देखेंगे तो घटते गई। और उसमें आप जिन प्रदेशों में प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ एग्रीकल्चर ब्रिटिश राज से बहुत अच्छा है। देखो मैसूर ले लो, पंजाब ले लो, तो ये कंपैरिजन मैंने एक स्टडी में भी की है। और 1947 में एग्रीकल्चर के पास कुछ नहीं था और उस समय जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत इकोनॉमिक मॉडल, जो बिल्कुल हमारे देश के लिए उचित नहीं था, अनुकूल नहीं था, उसको उन्होंने थोपा। महात्मा गांधी कृषि प्रधान अर्थ प्रणाली चाहते थे और परियोजना चाहते थे, सरदार पटेल भी, परंतु महात्मा गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद सरदार पटेल की भी देहांत हो गई, तो सर्वसर्व बन गए जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू को तो किसी की बात नहीं सुनते थे, कभी कभी एडविना माउंटबेटन की बात सुनते थे और इसमें कश्मीर बेड़ागर्द हुआ कश्मीर का। तो अब मुझे आश्चर्य होता कि इतने सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू को इतना मानते आए हैं। जो लोग जिन्होंने योगदान किया उसको तो हम भूलते गए। नरेंद्र मोदी अब उसको ठीक कर रहे हैं सरदार पटेल को लाने के लिए। दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर, शेड्यूल कास्ट फैमिली से आए, 1916 में वो गए। मैं इस भूमिका इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितनी हमारे देश में मंशा को ख़राब की गई है। वो गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1916 में। मैं तो 1960s में हार्वर्ड में गया, तब भी इंडियंस की मान्यता नहीं थी। ये सॉफ्टवेयर आने के पहले इंडियंस की बिल्कुल खास मान्यता नहीं थी। 1916 में उन्होंने पीएचडी की थीसिस लिखी जो आज भी पढ़ने लायक है। और उसके बाद इंग्लैंड गए और उन्होंने लॉ डिग्री ली। हिंदुस्तान में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने पहल की। लेकिन जीवन भर उनका नाम भीमराव था। जवाहरलाल नेहरू गए कैम्ब्रिज, वहाँ जाकर फेल हुए। वो तो परिवार का परंपरा है। और उन दिनों में अंग्रेज जो कॉलोनी से आते थे उनको एक खाली हाथ से नहीं भेजना है, तो एक जेंटलमैन पास होता था। जैसे चिदम्बरम का भी लगभग जेंटलमैन पास ही था। जेंटलमैन पास माने फेल हो गए इंटरनल रिकॉर्ड्स के लिए, परंतु बाहर के लिए कह सकते हैं कि आपको डिग्री मिली है। वो वापस आए हिंदुस्तान और सारे हम हिंदुस्तानी उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अंबेडकर को भीमराव और इनको पंडित जी। उल्टा होना चाहिए, अंबेडकर को पंडित जी कहना चाहिए और जवाहरलाल को जवाहरलाल कहना चाहिए। मैं ये सारी एक हमारी मंशा की आयाम बता रहा हूँ। और ये सोवियत मॉडल ने, जिसका आधार ये था कि कृषि से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को फाइनेंस करना, ये स्टालिन का मॉडल था। रशिया में थोड़ी दिन चली, क्योंकि रशिया में जब ये मॉडल लागू हुई थी उस समय कृषि में क्रांति हो गई थी और एक आधुनिक कृषि थी वो, तो उसमें से रिसोर्स निकालना आसान था। यहाँ तो कोई रिसोर्स ही नहीं था और इसीलिए ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। जो भी पब्लिक सेक्टर ने उत्पादन की उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। और बाद में ये
लॉसेस में जाने लगे और धीरे धीरे हमारी ग्रोथ रेट 3.5% से आगे नहीं बढ़ सकी, जब दुनिया में जापान ये सब 10-15% में आगे बढ़ रहे थे। अब ऑफ कोर्स यहाँ हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं सब वामपंथी लोग, उन्होंने इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कह दिया। यानी वो सेक्युलर बात कैसे होगी पता नहीं, उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहना, ये तो कम्युनिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ था। और जिस देश ने आपको ये मॉडल दिया वो आज देश है ही नहीं। सोवियत यूनियन आज 16 देश में बट गया है और ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी अब एक हो गया है। वर्ल्ड वॉर 2 में ध्वस्त होने के बाद उसकी विभाजन हुई, विभाजन होने के बाद वेस्ट जर्मनी डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी चुनी और ईस्ट जर्मनी ने सोवियत इकोनॉमिक मॉडल चुनी और तानाशाही। और 1990 में दोनों जब एक हुआ तब पता लगा कितना फ़र्क हो गया है। जो एक थे सब मात्र में नष्ट होने की दृष्टि से भी वो एक थे। 1990 में वेस्ट जर्मनी डेवलप्ड कंट्री और ईस्ट जर्मनी पिछड़ा कंट्री। आज भी आप जाओगे तो ये दिखाई पड़ेगा। ईस्ट नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का कंपैरिजन करोगे वो भी है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो मॉडल है इसने हमें पीछा रखा। और 1990 में जब क्राइसिस हुई तब, और उस समय सोवियत यूनियन भी ख़त्म हो गई और सोवियत का इन्फ्लुएंस भी हमारे देश में ख़त्म हो गया। तो हम लोगों को थोड़ा राहत मिली और इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे सोचें। और सिर्फ डीरेगुलेशन, नरसिम्हा राव ने कुछ नहीं किया, सिर्फ डीरेगुलेशन किया और ग्रोथ रेट 8% तक चले गई थी। लेकिन चुनाव हार गए क्योंकि नरसिम्हा राव की गलती थी कि उन्होंने डीरेगुलेशन करके निहित स्वार्थों की आमदनी को समाप्त कर दी। जो कोटा में कमाते थे, लाइसेंस बेचकर कमाते थे, और सारे कांग्रेस पार्टी में लोग थे क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस चाहिए तो रूलिंग पार्टी में होना चाहिए। तो ये सारे कांग्रेस पार्टी की जो टाउट्स थे, जो दलाल थे, उन सब की आमदनी ख़त्म हुई और इसीलिए सारे अगेंस्ट हो गए इसके और चुनाव में इनको हरा दिया। लेकिन आज जो हमें चाहिए वो है बीमारी को पहचानना। कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी सुधरते गई। अब आप जानते नहीं है कि 1996 में एक खिचड़ी आई थी देवगौड़ा की। देवगौड़ा की नाम कर्नाटक में उसको नेल्सन मंडेला कहते हैं। तो मैंने कहा कि उसका क्या है संबंध नेल्सन मंडेला। नेल माने कन्नड़ा में और तमिल में कृषि का जमीन, नेल, और सन माने बेटा, तो सन ऑफ फार्मर। हाँ, मंडे इला मीन्स मंडे माने ब्रेन, इला माने नहीं है। अब उसमें ग्रोथ रेट घटने लगी, फिर गुजराल आए, घटने लगी। तो जब एनडीए बनी तो ये लेगेसी हो गई और उसको ठीक करते करते 2004 में जब ग्रोथ रेट 8.4% थी तब ये आए और ये जाते जाते इसको 4.8% कर दिए हैं। ये है लेगेसी इनकी आज। अब ये अमेरिका में हुआ, उसको कहते हैं अमेरिका का जो क्राइसिस है वो दूसरा है। वो हमसे जो हमारे कारण, हमारे देश में जो कारण हुआ, जिस कारण से हुआ है, वो अमेरिका से इसका सीधा नहीं जोड़ सकते। अमेरिका में क्राइसिस क्या हुआ कि ये जो बैंक्स थे वो कर्जा देते थे घर बनाने के लिए। अमेरिका में तो बहुत लिबरली देते हैं, तो इसीलिए घर, सबके पास एक एक घर होता है। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो, ये सारे एमबीए कंप्यूटर के साथ एमबीए लेकर आकर इन्होंने एक नया डेरिवेटिव बनाया। डेरिवेटिव माने जिस तरीके से दूसरे के पैसे के आधार पर आप पैसा कमा सकते हो, उस इंस्ट्रूमेंट, वो डेरिवेटिव। वो क्या था कि उन्होंने, ये सारे लोग गए, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स गए बैंक के पास कि आपने कर्जा दी है घर खरीदने के लिए, तो वो सारा अमाउंट तो अब लॉक हो गया है, हर महीने आपको कलेक्ट करना होता है।
तो हम आपको प्रपोजल देते हैं कि ये जो सारा मॉर्गेज है उसको 10% डिस्काउंट में हमें दे दीजिए, हम किस्तें कलेक्ट करेंगे और हम आपको 90% जो अमाउंट आपने कर्जा में दी उसको आपको दे देंगे। तो बैंक को कैश मिल गया जो पहले फ्रोज़न था क्योंकि उन्होंने कर्जा में दी थी, और इन लोगों ने उसको 10% कम करके ले ली तो उनका कमाई भी हो गई। और तो फिर बैंक ने कहा कि हाँ इतना पैसा दोबारा आ गया तो इसको फिर कर्जा में दो, तो फिर कर्जा में दिया और इस साइकिल चलते गई। तो जो कर्जा लेकर वापस करने वाली की संख्या ख़त्म हो गई तो इन्होंने फिर रिस्क लेने लगे। उस रिस्क में उन लोगों को दिया जो कभी वापस नहीं कर सकते हैं, और थोड़ा इकोनॉमी में रिसेशन का टर्न आया तो जिन लोगों ने घर खरीदा सब ने कहा कि हम किस्तें वापस नहीं कर सकते, और इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे सब कोलैप्स हुए, क्लोज डाउन हुए। और अमेरिका और इंग्लैंड का इसका बिल्कुल रिश्ता था बैंकों की, उससे लिए ये इंग्लैंड में ट्रांसफ़र हुआ। हमारे देश में इसका कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसीलिए क्योंकि हमारे बैंक इस प्रकार के काम नहीं करते थे, रिजर्व बैंक उनको परमिट नहीं देती थी। प्रॉपर्टी एक्सपोजर हमारे बैंक्स के सबसे न्यूनतम थे। लेकिन हमारे देश में दूसरी प्रॉब्लम थी, वो था करप्शन। करप्शन माने क्या? पैसा है, रुपए आ जाते हैं बोरी बोरी में, कंटेनर, आजकल तो कंटेनर में आते हैं, और उसको वो विदेशों में थोड़ा रख लेते हैं, बाकी को हवाला के ज़रिए वो विदेश में जमा करते हैं। हवाला ऑपरेटर उनको दुबई में ले जाते हैं, दुबई में वहाँ वो टेलीफोन करते हैं कि फलाना मिनिस्टर है, उसका बैंक अकाउंट का पासवर्ड ये है और इतना पैसा हमारे पास आ गई, आप उसको डॉलर इक्विवेलेंट में उसको जमा कर दीजिए। तो ये विदेश में गया। अब सिर्फ मंत्रियों का नहीं, सोनिया गांधी, उनका बेटा, उनके परिवार के अनेक लोग, इन सब के जो कमाई थी वो हवाला के ज़रिए विदेश जाती थी, विदेशी बैंकों में जमा होती थी। अब स्विट्ज़रलैंड में आप पैसा जमा करोगे ये सीक्रेट अकाउंट में, तो वो कर्जा ये ब्याज नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं देते, वो सर्विस चार्ज लगाते हैं आपके ऊपर, 2% सर्विस चार्ज। अब सोनिया गांधी को चिढ़ आई कि ये 2% क्यों मैं दूं, तो चिदम्बरम को बताया, वो उसका यानी शकुनी है, वकील और चोर दोनों एक साथ बन जाए ना फिर तो बड़ा डेंजरस होता है। तो ये इसने एक पार्टिसिपेटरी नोट तैयार किया, ये दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगा। हमारी जो क्राइसिस है उसका सीधा कारण एकमात्र पार्टिसिपेटरी नोट। पार्टिसिपेटरी नोट क्या है कि आपके पास बैंक अकाउंट है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ से $1 मिलियन निकालिए कैश में, उसको ले जाइए यूएस फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स या मॉर्गन स्टैनली या गोल्डमैन सैक्स, उनके काउंटर में रखिए और कहिए ये मेरा इंडियन पासपोर्ट है। क्यों इंडियन पासपोर्ट? क्योंकि दुनिया में और कहीं पार्टिसिपेटरी नोट नहीं है, सब जगह में बैंड है, सिर्फ इंडिया में अलाउड है। तो वो पार्टिसिपेटरी नोट के लिए आपको पासपोर्ट दिखाना होता है, और देखता है, फिर आपको एक पीस ऑफ पेपर देता है जिसमें आपका नाम नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, डेट नहीं है, लेकिन सिर्फ अमाउंट है, वो है पार्टिसिपेटरी नोट। उसको लेकर आप हिंदुस्तान आइए, रिज़र्व बैंक को फोटोस्टैट कॉपी दीजिए, वो आपको सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट को लेकर जाकर स्टॉक ब्रोकर स्टॉक मार्केट में आप दीजिए, और स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपके शेयर्स खरीदेंगे, और शेयर्स का यानी ऊंचा जाएगी, ऊपर जाएगी, वहाँ आप उसको बेचिए तो आप मुनाफा कमाएंगे, उसको कैपिटल गेंस कहते हैं। उस कैपिटल गेंस के साथ वो रुपए में मिलती है, उस रुपए को लेकर रिज़र्व बैंक में जाइए, और रिज़र्व बैंक को कानून के अनुसार अनिवार्य है उनको आपको डॉलर में देने के लिए, वो डॉलर में दे देंगे। आप जाकर इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में, इससे भी पूछेगी सवाल, कहाँ से आया पैसा, कौन सा बैंक से निकाला, ये सब। लेकिन इसके लिए इन्होंने एक अमेंडमेंट की है सेबी एक्ट में कि पार्टिसिपेटरी नोट में सवाल नहीं पूछा जाएगा।
तो उस पैसा को लेकर विदेश चली जाएगी। अब इस तरीके से हमारे देश में जब इकॉनमी बूम कर रही थी, $60 बिलियन आ गई, और $60 बिलियन उसको हॉट मनी कहते हैं, माने कभी भी वो निकल सकती है, और रिजर्व बैंक की दायित्व है कि आपको उसके लिए फैसिलिटी दे। यानी FDI है तो फिर आपको शेयर सर्टिफिकेट बेचना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, अनेक परमिशन होती है। लेकिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, वो कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है, इसीलिए उसको हॉट मनी कहते हैं। तो जब ये क्राइसिस हुआ अमेरिका में, वहाँ फिर लिक्विडिटी माने पैसा की कमी पड़ी, तो यहाँ से सारे पैसा निकली कितने, सितंबर 2008 में 1 महीने में $25 बिलियन निकल गई और अमेरिका चले गई वहाँ के उपयोग में। तो हमारे देश में स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ, क्रैश होने के कारण सब इकोनॉमी पर उसका असर हुआ। तो क्राइसिस वहाँ से शुरू हुई। पार्टिसिपेटरी नोट को उस समय बैन करना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह नहीं कर सकते थे, क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट सब UPI के लोगों के ही हाथ में था, और इसीलिए वो नहीं कर सके। और वो नंबर 1 बीमारी है। तारोपोरा कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने कहा था कि पहला कदम है पार्टिसिपेटरी नोट को अबॉलिश करो। इन्होंने इसकी लापरवाही करी उस सिफारिश को। तो एक ये है। दूसरा है, ये जो देश के अंदर जो भ्रष्टाचार का पैसा है, उसका उपयोग कहाँ होता है? विलासी वस्तुओं के खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, घर बनाने में, इटालियन मार्बल बाहर से ला करके इसको सजाने के लिए, एक एक कमरे में एयर कंडीशनर, ये सारी विलासी वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है ब्लैक मनी की एक्सपेंडिचर से, और उस कारण से मुनाफा उस इंडस्ट्रीज़ की बढ़ती है। जब मुनाफा बढ़ती है तो इन्वेस्टर सोचता है मैं क्यों कपड़ा बनाऊं, चप्पल बनाऊं, टूथपेस्ट बनाऊं, मुझे तो यहाँ 5% 10% मिलती है, यहाँ तो मुझे 30% मिलेगी लग्जरी गुड्स में, तो सारे लोग लग्जरी गुड्स में लगा देते हैं। 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, और इन सब यानी प्रॉपर्टी खरीदने में, प्रॉपर्टी का दाम क्यों बढ़ते जा रहा है? कुछ भी हो बढ़ते जा रहा है, ये काला धन की उपयोग होने के कारण। तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ उल्टा सुल्टा हो गया, और 70% हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं देश में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से विलासी वस्तुओं के उत्पादन में जा रही है। तो आम जनता की जो उत्पादन होनी चाहिए वो कम होते जा रही है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन होना स्वाभाविक है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने अब लीगल कर दिया है कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज दुनिया में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में है। माने फॉरवर्ड ट्रेडिंग माने आप जाकर किसान को कहो ये लो पैसा, और मैं जो आज जो वर्तमान पैसा है उससे 10% ज़्यादा देता हूँ जो भविष्य में होने वाला है। तो किसान बहुत खुश होकर दे देता है, वो किसान तो कैश में ही एक्सेप्ट करता है, तो काला धन का भी उपयोग हो जाता है। ये खरीद कर इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। कोल्ड स्टोरेज के कारण आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा होती है, और इसीलिए एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ते हैं। टमाटर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा भी, टमाटर की दाम थोड़ी दिन के लिए बढ़ेगी, और हर चीज़ के लिए, सब्जी हो, सारे चीज़ों के लिए, चावल, गेहूँ, सारे इसकी प्राइसेस बढ़ेंगे। फिर जब ऊपर चलेगी तो ये सेठ लोग उसको बेचते हैं, और उसके बाद दाम आती है। तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस पिछले 3 साल से देखोगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाने वाली है। उसका कारण ये है फॉरवर्ड ट्रेडिंग उन्होंने अलाउ किया। रुपए का गिरावट क्यों हुई? ये बीमारी नहीं है, ये संकेत है, ये इसको कहते हैं सिम्टम। रुपए का हुआ क्योंकि रुपए में भी फॉरवर्ड ट्रेडिंग हुआ। रुपए का फॉरवर्ड ट्रेडिंग इलीगल है, और लेकिन 2 लोग, एक दामाद और एक बेटा। दामाद तो गेस कर सकते हो कि रॉबर्ट वड्रा है, बेटा है चिदम्बरम का। बेटा चिदम्बरम सिंगापुर में बैठा और वहाँ
दुबई में वड्रा बैठा है। मुझे लगता है वो परमानेंटली वहाँ बैठने वाला है। कुछ मामला घर में गड़बड़ हो गई है, बट उसमें मैं नहीं जाऊँगा अभी। बट ये दोनों वहाँ बैठकर फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहे थे रुपए में। आपसे $10 लिया और कहा कितना में लिया, 40 रुपये में लिया, और कहा कि मैं 5 दिन के बाद आपको 42 रुपये दे दूंगा। और उस रुपए का और डॉलर जो लिया है उसके कारण $1 की डिमांड बढ़ती है, तो डॉलर की प्राइस बढ़ती है, तो वो बेच देते हैं। उनको विश्वास है कि रिजर्व बैंक मार्केट में डॉलर नहीं डालेगी। हमारे पास कितने बिलियन डॉलर्स हैं? 377 बिलियन डॉलर्स हमारी रिजर्व्स हैं। एक भी डॉलर बाहर नहीं निकाली इस सरकार ने। जब ये गिर रहा था तेजी से रुपए का दाम, तब एक $20 बिलियन निकाल करके मार्केट में डालते, तो ये 40 क्या, ये तो फिर 30 रुपये प्रति डॉलर पे पहुंच जाती। आज भी मैं कहता हूं कि जब भविष्य में मोदी की सरकार आएगी, सही पॉलिसी से रुपए का जो असली दाम है, जिसको परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं, मेरी राय में रुपए का असली दाम आज 10 रुपया पर डॉलर है। और इसको धीरे धीरे वापस ला सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सारी चीज़ की बीमारी भ्रष्टाचार है। और इसीलिए आज हम जब प्रोग्राम बनाते हैं इसको ठीक, सिचुएशन को ठीक करने के लिए, हम इलाज क्या है, इसका समाधान क्या है, ये हमें ढूंढने समय पहला मैं ये कहूँगा कि जो निराशा आज हमारे देश में है, हमारे देश में निराशा बहुत जल्दी आ जाती है। मैं जब इमरजेंसी लड़ रहा था, लोग कह रहे थे इमरजेंसी तो कभी नहीं जाएगी, क्यों लड़ रहे हो तुम, हार्वर्ड में जाके बैठो आराम से, बच्चे बीबी को ले जाओ साथ। मैंने कहा क्यों? कहने ये तो देखो इस हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेसी समझता है, सब पेट भरने में लगे हुए हैं, को कौन डेमोक्रेसी समझ में आएगी, ये तो इमरजेंसी कभी जाएगी नहीं। मुझसे पूछते थे जाएगी कैसे, मुझे भी नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि लड़ना है तो हम लड़े। लेकिन एक दिन इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दी। अब ये तो मुझे नहीं पता था पहले कि वो डिक्लेयर करने वाली है। मैं कहता भी कि ये डिक्लेयर करने वाली है तो लोग सोच लेंगे उस समय कि मैं पागल था कि ऐसी बातें कहने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर किया। उस समय निराशा में लोगों ने कहा अरे ये इंदिरा गांधी जीतने वाली है, वो तो सारे हमारे लोग अनपढ़ लोग हैं, उनको क्या डेमोक्रेसी पता है, थोड़े पढ़े लिखे वोट डाल देंगे, दक्षिण में वोट डाल देंगे जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, परंतु बाकी जगहों में कोई वोट डालने वाला नहीं है। परंतु बात तो उल्टी निकली। ये अनपढ़ उत्तर भारत ने पूरा सफाया कर दिया कांग्रेस का, और ये पढ़े लिखे साउथ इंडिया ने कांग्रेस को वोट दे दिया। तो इसीलिए हमारे देश में ये जल्दी निराश हो जाते हैं। इसी प्रकार से आज भी हम शुरुआत में जब मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अभियान शुरू की तो लोगों ने यही कहा कि कभी नहीं जाएगा, कोई मिनिस्टर अंदर नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, सरकारी भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट हैं, इस तरीके की बातें कही गई थी। तो आज मैं ये कहता हूँ कि पहला ये जो निराशा है उसको कम करना है। उसको कम कैसे की जाए? सबसे ज़्यादा निराश और उनमें न्याय भी है वो है मध्यम वर्ग, उसको उत्साहित करना है। इसीलिए हमने सोचा है कि किसी तरीके से उन पर जो टैक्स का बोझा है उसको कम करना है। तो शुरू में प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसको कम करना है। मैं तो कहता हूँ इसको अबॉलिश करो, और अबॉलिश करने में यानी किसी को इतराज़ है तो धीरे धीरे कर सकते हैं। आज 32 यानी लगभग 3.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। यदि हम टैक्स का ब्रैकेट को 1 लाख रुपए प्रति मास कर दें ऊंचा करके, तो फिर ये 3.5 करोड़ लोग कम होकर 4 लाख होंगे।
और यदि 1 करोड़ लोग का प्रति मास का सीमा बनाएंगे तो सिर्फ 40,000 रहेंगे। अमीर लोग तो ज़्यादा टैक्स नहीं देते क्योंकि उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो इधर उधर कर देंगे सब एग्जाम्पशन में। 1996 तक धीरूभाई अंबानी ने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सब टेक लिया। उसी प्रकार से बिरला ने भी हर साल 18,000 रुपये अपनी आमदनी दिखाई, तो वो देते नहीं हैं और गरीब के पास उतना आमदनी नहीं है। तो ये जो प्रोफेशनल क्लास है, मिडिल क्लास है, जो युवा आज अपनी इंडस्ट्री चला कर शुरू करते हैं, वो लोग इनकम टैक्स देते हैं। श्योर। तो मैं ये कहता हूँ कि इनकम टैक्स को अबॉलिश करें या ऐसा करें कि जो अपनी आमदनी से पैसे को शेयर सर्टिफिकेट में, बैंक डिपॉजिट में जमा करते हैं, उसको सारा एग्जेम्प्ट कर दें टैक्स से, उसको घटा करके जो शेष है उस पर टैक्स डालें। ऐसा कुछ करना चाहिए और धीरे धीरे इनकम इनडायरेक्ट टैक्स में भी थोड़ी सुधार लानी चाहिए ताकि लोगों में जो परेशानी है आज, अब इनकम टैक्स के लोगों के सबब यानी मंशा ही ऐसा ही है आपको तंग करने के लिए। इसीलिए तो ये केजरीवाल इतना तंग कर रहा है आप लोगों को, वो वहाँ से तैयार होकर आया है, उसका मंशा इनकम टैक्स ऑफिसर का मंशा है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो लोग कहते हैं कहाँ से साधन आएगी, इस देश में कोई साधन की कमी है। मैं कहता हूँ कि मैंने पहले ही कहा था कि यदि आप स्पेक्ट्रम का नीलाम करोगे तो आपको CAG ने कहा 1,76,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, मैंने कहा 2 लाख करोड़ मिलेंगे। टोटल इनकम टैक्स का बिल 2 लाख करोड़ है। एक ऑक्शन में आप उसको समाप्त कर सकते हैं। 1/10 यानी स्पेक्ट्रम का ऑक्शन का 1/10 का अभी ऑक्शन हुआ, उसमें 68,000 करोड़ रुपए मिली है, उसको बजट में जोड़ दिया और इसीलिए कि दिखा रहे हैं कि हमारी फिस्कल डेफिसिट कम हो गई है। तो ये स्पेक्ट्रम का अब सिर्फ 2G का स्पेक्ट्रम नहीं है, अब तो 3G का भी है, 4G का भी है। तो इन सब का नीलाम हो गए तो आपको पैसा मिलेगा। ये कोयले के जो ब्लॉक्स हैं इसको आप नीलाम करोगे तो 11 लाख मिलेगी। 5 साल की इनकम टैक्स को आप वेव कर सकते हैं यदि कोयले के इसका करेंगे। और विदेश में हमारे जो नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, इनकी जो अकाउंट्स हैं उसको जोड़ोगे तो 120 लाख करोड़ रुपए विदेशों में है। उसको वापस ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, उसमें होस्नी मुबारक की सारी अकाउंट्स को ले ली गई है, मार्कोस की ले ली गई है, अभी गद्दाफी की भी आ गई है। तो रास्ते हैं, परंतु ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि इनका ही बैंक वहाँ है, अकाउंट है, तो ये तो नहीं कर सकते। ईमानदार नेता आएंगे, डिसाइसिव नेता आएंगे तो कर सकते हैं। और उसमें किसको संदेह है, डर भी है लोगों को कि नरेंद्र मोदी आएगा तो करने वाला है, और उनके साथ खड़े हैं बाबा रामदेव, वो तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो साधन की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। तो ये साधन नहीं, दूसरे रास्ते बहुत हैं। तो इसीलिए अर्ध क्रांति एक ग्रुप बनी है, अर्थ क्रांति। उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कह दिया तो लोग घबरा गए कि ये सारा हो जाएगा, सारे टैक्सेस को अबॉलिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा न्याय संगत है, परंतु लोगों को भी डोजेज थोड़ा थोड़ा देना होता है। तो मैं आज आपको कहता हूं कि इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो तो सारे लोग खुश हो जाएंगे। मैं समझता हूं यहाँ भी सब लोग खुश होंगे। तो इस तरीके से साधन जुटा सकते हैं। दूसरा है, कृषि आज भी आपका सबसे प्रमुख क्षेत्र बन सकता है, क्योंकि 12 महीने आप कृषि कर सकते हैं। उस कृषि को आप आज इन्वेस्टमेंट करिए, जैसे गुजरात मॉडल बोलते हैं ना, गुजरात में जाकर देखिए, कच्छ में रेगिस्तान था, आज हरियाली दिखाई पड़ती है।
सब्सिडी जो देते थे कांग्रेस सरकार, नरेंद्र मोदी ने उसको हटा दिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हें आपको हम मैक्सिमम नहीं मिनिमम न्यूनतम 18 घंटे विदाउट इंटरप्शन इलेक्ट्रिसिटी देंगे और 24 घंटे देने के प्रयास करें। आज 24 घंटे सबको मिल रही है बिजली। तो यदि आप ऐसे कोई करें जिससे लोगों को लगता है कुछ परिणाम आ रहे हैं। आज दिल्ली और नोएडा का जो हाईवे बनी है उसमें सब खुशी से टोल्स दे रहे हैं, टोल देकर 20 रुपया देकर जाते हैं आते हैं, क्योंकि सड़क इतनी अच्छी है। तो आपको पब्लिक को ये लगे कि हमारे पैसे की खर्च हो रही है, उसका उत्पादन हो रहा है, हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है, तो हमारी देश उसमें कर सकती है। तो विवरण तो बहुत है, समय कम होने के कारण मैं कहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट आने वाली है, इसको आप कृपया पढ़िए। हमारे देश को उत्साहित होना चाहिए, कितनी हमारी क्षमता है, पोटेंशियल अनॉर्मस है, और हमारे लोग जहाँ मौका मिला है वो चमके हैं। हमारे देश सॉफ्टवेयर में चमका है। अभी जापान में जो प्राइज़ है ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की क्वालिटी के लिए, फर्स्ट प्राइज़ हर साल हिंदुस्तान पिछले 10 साल से ले रही है। तो हमारे लोग कर सकते हैं, वो विश्वास होनी चाहिए। मैं तो आपको कहता हूँ कि हमने हमारी कंप्यूटर के एनालिसिस के अनुसार जो मैंने सितंबर की पोल रिजल्ट्स देखी है, दिसंबर की देखी है, फरवरी की देखी है, जो सैम्पल सर्वेज यहाँ के एम्बेसीज में मिलते हैं, वो सारे कुल मिलाकर देखें तो आपको मैं कह सकता हूँ मेरा पूरा विश्वास के साथ, जैसे मैं पूरा विश्वास के साथ 1977 में कहा कि बीजेपी को 280 से कम सीट नहीं मिल सकती है इस बार। और नरेंद्र मोदी के जो निर्णायक शक्ति है, मैं तो नरेंद्र मोदी को 1972 से जानता हूं, जब वो विद्यार्थी परिषद में थे। पहला मेरा कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ तो तब वो अध्यक्ष थे, गुजरात नहीं, वो ऑल इंडिया सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे विद्यार्थी परिषद के। तो मैंने उस समय से जानता हूँ। इमरजेंसी में वो प्रचारक थे तो हमारे साथ बहुत घूमा उन्होंने, तो मैं तो उसको जानता हूँ। वो तो शुरू से दिमाग बनाने के बाद कोई उसको बदल नहीं सकता है, और वो किसी से डरता नहीं है। तो ये सबसे उपयुक्त समय में आज नेशनल लेवल में आए हैं। पोटेंशियल है, सिर्फ चाहिए एक मौका। ये मौका आपके पास आने वाली है, और मैं आपसे कहता हूँ कि भारत के एक पुनरुत्थान होने का, 5 साल के अंदर पुनरुत्थान होने की एक हमें मौका मिलने वाली है। इसका हमें स्वागत करते हुए सबका धन्यवाद।